बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स का, पहले बात कर लेते हैं जो कि पता होना चाहिए, और मैंने बता दिया है इसीलिए मैं इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाऊँगी, बस मैं ऊपर ऊपर से बता रही हूँ। तुम लोग को अगर याद हो तो मैंने तुम लोगों को कॉस्ट चैप्टर के अंदर कुछ ये चीज़ बताया था कि ये है क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये रहा एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मिनिमम थोड़ा राइट में आता है और इन लोग के बीच का गैप कम होता जाता है, और ये गैप AFC को रिप्रेजेंट करता है। ये मैं बता चुकी हूँ, जो वर्टिकल गैप है ये AFC को रिप्रेजेंट करता है, और जो MC कर्व है, MC कर्व इन दोनों के मिनिमम से कट करता है, बता चुकी हूँ तो ठीक है। और एक और चीज़ था कि अगर हम लोग रेवेन्यू चैप्टर को याद करें तो रेवेन्यू में हम लोग एक केस 2 पढ़े थे जहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि प्राइस पर यूनिट रिड्यूस होता है, प्राइस पर यूनिट रिड्यूस हो रहा होता है, यानी कि हम एक्स्ट्रा क्वांटिटी बेचने के लिए पर यूनिट दाम घटाते हैं। हम कहते हैं कस्टमर को कि अगर आप 1 यूनिट खरीदोगे तो 1 यूनिट का दाम 10 रुपये पड़ेगा, और अगर आप 2 यूनिट्स खरीदोगे तो 1 यूनिट का दाम आपको 9 रुपये पड़ेगा। मतलब तुमने बोला मुझे 1 मार्कर चाहिए, मैंने बोला ठीक है 1 मार्कर खरीदोगे तो 10 का पड़ेगा, और 2 मार्कर खरीदोगे तो यानी ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हो तो उसमें हम लोग पर यूनिट प्राइस यानी हर एक मार्कर का दाम 10 ना लेकर के 9 लेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखे क्वांटिटी, यहाँ पे लिखे प्राइस जो कि है प्राइस पर यूनिट, यहाँ लिख रहे हैं टोटल रेवेन्यू, बता चुकी हूँ सब कुछ। यह है तुम्हारे पास मार्जिनल रेवेन्यू, यह है एवरेज रेवेन्यू। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लो, तो 1 यूनिट 2 यूनिट, 1 यूनिट कोई खरीदेगा तो पर यूनिट 10 रुपीज़ का पड़ेगा, 2 यूनिट कोई खरीदेगा तो पर यूनिट 9 रुपये का, 3 यूनिट कोई खरीदेगा तो 8 रुपये का, 4 यूनिट खरीदेगा तो 7 रुपये का। 7 रुपये का 4 ठो नहीं मिलेगा, 4 खरीदोगे तो हर एक को 7-7 में दे देंगे, ये बोलने का कोशिश है सब। आई हैव टोल्ड एवरीथिंग, इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है तो इम्पॉर्टेंट है प्लीज़। टोटल रेवेन्यू में हम लोग क्या करते थे, प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो 1 × 10 10, 2 × 9 18, 24, 28, 30, 30, 28, 8 3 24, 18, 10। अब निकालते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल इज ऑल अबाउट चेंज, कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बेच के कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू आया। तो इससे पहले तो कुछ है नहीं, टोटल रेवेन्यू क्वांटिटी कुछ है नहीं, तो इसका डैश। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचे, एक्स्ट्रा 8 रुपये आया। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचे, अब हर बार एक ही एक्स्ट्रा यूनिट बेच रहे तो वो मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे कितना है एक्स्ट्रा 6, यहाँ 4, 2 एक्स्ट्रा 0, -2, -4, -6, और यहाँ पे आ गया -8, ये आ गया। लेट मी जस्ट सी वेदर दिस इज विजिबल और नॉट। अब आ जाता है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या है? एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट टोटल रेवेन्यू बाई क्वांटिटी। इसका मतलब मोटा मोटी हर एक यूनिट पे कितना रुपया मिल रहा है। रेवेन्यू इज ऑल अबाउट मिल रहा है कितना पैसा। तो 1 यूनिट के पीछे टोटल रेवेन्यू 10 मिला, यानी हर एक के पीछे हम लोगों को 10 ही मिल रहा है, तो 10/1 करना है, 10/1। अच्छा मेरा यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे डैश नहीं होना चाहिए, यहाँ 10 होना चाहिए। आई टेल यू द रीज़न। इसके पहले क्वांटिटी कितना बेचा होगा? 0, कुछ नहीं लिखा है, नहीं 0 बेचा होगा। तो अगर 0 क्वांटिटी बेचा होगा तो कितना रुपया मिला होगा एज एन अर्निंग? 0 ही मिला होगा। तो फिर ये जो एक पहला एक्स्ट्रा वाला एक तो पहला बेचा है उससे कितना एक्स्ट्रा मिल गया? 10 मिल गया, इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू 10 है। एवरेज इज ऑल अबाउट टोटल रेवेन्यू बाई क्वांटिटी। आई हैव एक्सप्लेन द मीनिंग बिहाइंड इट। सो 10/1 इज 10, 18/2 इज 9, 24/3 भाई टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी कर रहे हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1। और तुम लोग अगर देखो तो एवरेज रेवेन्यू प्राइस के ही बराबर आता था, वो मैंने बताया था। एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस वाले कॉलम के बराबर आएगा। अब अगर तुम लोग रिलेशनशिप देखो, प्लीज़ मेरे शब्द को सुनो। जब टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, पहली बात तो इंक्रीज़ तो हो रहा है लेकिन इंक्रीज़ होने का रेट छोटा हो रहा है। पहले 10 का जंप है, फिर 8 का जंप है,
फिर 6 का जंप है, फिर 4 का जंप है, फिर 2 का जंप है, तो जंप छोटा हो रहा है। और हम इसको कहते हैं इकोनॉमिक्स में कि टोटल रेवेन्यू इंक्रीज तो हो रहा है, यहाँ तक तो इंक्रीज ही होता गया है बट डिक्रीजिंग रेट से। सो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से। और जब टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है लेकिन इंक्रीज होने का रेट छोटा होते जा रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू लगातार गिर रहा है, 10, 8, 6, 4, 2 गिर रहा है। जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम पहुंचता है, मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाता है। और जब टोटल रेवेन्यू घटने लगता है, 28, 24 घट रहा है, तो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाता है। तो अगर हम ग्राफ पे देखें तो कैसा होगा, यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ मान लो टोटल रेवेन्यू है, ओरिजिन, तो 0 पे 0 है। मैं 0 से शुरू नहीं कर रही हूँ, मैं पहले वाले से ही शुरू कर रही हूँ। फर्स्ट क्वांटिटी पे टोटल रेवेन्यू है 10, और सब कुछ प्लॉट नहीं करना है, बस एक आइडिया ले रहे हैं कि शुरुआत में इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट है, फिर हम मैक्सिमम पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद गिरने लगता है, कुछ ऐसा कर रहे हैं। इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, मैक्सिमम, फिर फॉल होता है। ये टोटल रेवेन्यू था। जहाँ मैक्सिमम हुआ वो क्वांटिटी बहुत मैटर करता है। क्यों मैटर करता है, आई विल शो इट टू यू। मार्जिनल रेवेन्यू भी देखो, पहले वाले के लिए 10 ही है, तो पहले वाले के लिए मार्जिनल रेवेन्यू भी 10 है। और मार्जिनल रेवेन्यू लगातार गिर रहा है, जहाँ पे टोटल रेवेन्यू मैक्स हुआ है वहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू 0 है। अच्छा, सो नाउ अंडरस्टैंड दिस। तो जहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी के लिए देख रहे हो टोटल रेवेन्यू 10 है, मार्जिनल रेवेन्यू भी 10 है, टोटल रेवेन्यू मैक्स हुआ है यहाँ पे। प्लीज़, जिसको लग रहा है कि दीदी टू मच फास्ट जा रहा है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैं बेसिक्स बता रही हूँ। मैं सेम 1 में ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये बस मैं बेसिक्स बता रही हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। अब यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू लगातार गिरेगा, जहाँ पे टोटल रेवेन्यू मैक्स है वहीं पे मार्जिनल रेवेन्यू 0 है। इस तरीके का कर्व था, याद है कि नहीं है। फिर अगर तुमको याद हो, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में एक रिलेशनशिप था। पहली बात तो पहले क्वांटिटी के लिए एवरेज रेवेन्यू भी 10 ही है। एवरेज रेवेन्यू भी लगातार गिर रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू भी गिर रहा है, दोनों में रिलेशनशिप ये था कि एवरेज रेवेन्यू जहाँ पे गिर रहा है एक एक कदम से, मार्जिनल रेवेन्यू 2-2 कदम से गिर रहा है। याद है मैंने बताया था कि द रेट ऑफ फॉल ऑफ एमआर का गिरने का जो दर है, रेट है, वो ट्वाइस है, वो दुगना है। यानी एआर के रेट के मुकाबले एमआर दुगने रेट से गिरता है। इसलिए इफ़ यू रिमेंबर मैंने ये बोला था कि एआर भी गिर ही रहा है और पहले वाले के लिए 10 ही है, बट एआर जहाँ पे भी कट करे, मतलब मैं इसको यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर लो तुम लोग। मतलब हम लोग ऐसे बोल रहे थे इसको कि अगर तुम्हारे पास एक एआर कर्व है, वैसे तो एआर क्वांटिटी वाले कर्व को टच नहीं करेगा, क्वांटिटी वाले एक्सिस को टच नहीं करेगा, लेकिन एक अंदाज़ा से अगर एआर यहाँ कट कर रहा है तो एमआर एग्जैक्टली उसके हाफ डिस्टेंस पे कट करके निकलेगा, एग्जैक्टली उसके हाफ डिस्टेंस पे, एग्जैक्टली उसके हाफ डिस्टेंस पे, एग्जैक्टली। तो ये तुमको याद होना चाहिए जो रेवेन्यू कर्व्स के बारे में हम लोगों ने जाना है। यानी टोटल रेवेन्यू जहाँ मैक्सिमम होता है वहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाता है। और एआर और एमआर कर्व कैसा दिखता है, एआर कर्व ऐसा होता है, एमआर कर्व ऐसा होता है, एग्जैक्टली उसके हाफ डिस्टेंस पे कट करता है। मतलब ये जहाँ पे भी अंदाजे से कट करेगा एग्जैक्टली उसके हाफ, स्केल से मेजर नहीं करना है, बस ये रिलेशनशिप याद रखना है। ठीक है, डन है। तो ये दूसरा बेसिक था। तो बेसिक नंबर 1 कॉस्ट वाला जो बेसिक था और रेवेन्यू वाला बेसिक ये रहा मोनोपोली के लिए। तीसरा जो है वो है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वाला बेसिक। तीसरा जो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वाला बेसिक है वो ये है। क्या बेसिक है दीदी? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वाला बेसिक ये है कि अगर तुमको याद हो, ये रहा मान लो एआर कर्व, ये रहा एमआर कर्व, और प्रोड्यूसर कहाँ पे अपना प्रोडक्शन रोकेगा इसके लिए हमको एमसी कर्व का ज़रूरत था। तो ये रहा हम लोगों का एमसी कर्व, और हम लोग का जो कंडीशन था, नेसेसरी कंडीशन, वो एमसी इक्वल्स टू एमआर था और एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो था। एमसी एमआर को नीचे से कट करता है। तो जैसे यहाँ पे देखो, तो अगर एमसी यहाँ पे एमआर के बराबर है और यहाँ पे एमसी नीचे से भी कट कर रहा है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम है, यानी कि प्रोड्यूसर ये क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा। और मैं बोल चुकी हूँ एआर और प्राइस बराबर है। ठीक है,
ये सब याद होना चाहिए, मैं रिविजन या बेसिक्स बता चुकी हूँ। अब अगर हम चले जाएं आज के मुद्दे के हिसाब से, नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे पहले तुमको ये जानना होगा क्या कि जो मोनोपोली है, मोनोपोली के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोली पावर। ठीक है, तो इसको हम लोग ज़रा लिखते हैं और आज का हमारा डिस्कशन इसी के ऊपर होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोली पावर। ठीक है, और मोनोपोली पावर का एक जो, क्योंकि जिस इकोनॉमिस्ट ने इसके बारे में ज़्यादा चर्चा किया वो लर्नर थे, याद है ना, ये वाला लर्नर नहीं जो हम नॉर्मली देखते हैं, ये लर्नर किसी का सरनेम है, तो लर्नर्स इंडेक्स नाम से भी ये फेमस है, लर्नर्स इंडेक्स। ठीक है, अब इसको ज़रा समझने का कोशिश करना, क्या मैं बोलने का ट्राई कर रही हूँ। इमेजिन करो कि मार्जिनल कॉस्ट, ये जस्ट इमेजिन करने बोल रही हूँ, यानी सपोज़ मार्जिनल कॉस्ट है 10 रुपीज़। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए खर्चा कितना एक्स्ट्रा लग रहा है ना। अगर एक मार्कर, ये एक एक्स्ट्रा मार्कर मैंने बनाया तो इस एक्स्ट्रा मार्कर के लिए कितना एक्स्ट्रा खर्चा लगा, दैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट। सपोज़ मार्जिनल कॉस्ट 10 है और तुमने इस प्रोडक्ट का जो प्राइस सेट किया है वो है 20। 10 का ये प्रोडक्ट तैयार हुआ, इसको बनाने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा कितना लगा, मार्जिनल कॉस्ट बता रहा है 10 रुपये, और ये कितने रुपए में तुमने मार्केट में बेचने का फैसला लिया है, 20 रुपीज़ का। ठीक है, तो लर्नर्स इंडेक्स बोलता है, लर्नर्स इंडेक्स LI लिख रही हूँ, P माइनस MC बाई P करो, यानी प्राइस माइनस MC, प्राइस माइनस MC यानी कि इन दोनों का डिफरेंस लो, तो प्राइस माइनस MC यानी कि 20 माइनस 10, और ओरिजिनल प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस है 20, यानी ये वाला प्राइस 20 है, तो 20 माइनस 10 10, 10 बाई 20, यानी वैल्यू आया 0.5। ठीक है, ये एक वैल्यू आया। बेसिकली तुम इसको डिवाइड करोगे तो हाफ होगा, हाफ मतलब 0.5। ठीक है, ये तुम्हारा केस 1 है मान लो, और मान लो यहाँ पे केस 2 है एक, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट है 10 रुपीज़, लेकिन तुमने जो प्राइस सेट किया है वो प्राइस है 50 रुपीज़, यानी इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा लगा है 10 रुपये, लेकिन तुमने इसका जो दाम सेट किया है, किस दाम पे तुम इसको मार्केट में बेचोगे, वो है 50 रुपये। अब निकालो लर्नर्स इंडेक्स, प्राइस माइनस MC बाई प्राइस, यानी कि 50 माइनस 10 बाई 50, यानी कि 40 बाई 50, यानी कि 4 बाई 5। अब 4 बाई 5 कितना होता है ये हम निकाल लेते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 के टेबल में 0.0 लेना पड़ेगा 8, यानी 0.8। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि 0.5 और 0.8 में बड़ा कौन सा है, क्या बोलोगे? 0.8 बड़ा है। और 0.8 बड़ा जो आया ये बता रहा है कि तुम्हारे पास मोनोपोली पावर ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर ज़्यादा है मतलब समझना, मोनोपोली पावर हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि यदि आप अपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से ऊंचा प्राइस रख पा रहे हो तो आपके पास एक मोनोपोली अधिकार है। आपने जिस दाम पे प्रोडक्ट बनाया आप उस दाम पे बेचने पे मजबूर नहीं हो, आप उससे एक ऊंचे दाम पे बेच पा रहे हो, तो मतलब 10 रुपये का माल 20 में बेच पा रहे हो, एक अधिकार है भाई। कुछ तो आपके पास एक ताकत है कि आप मार्केट में 10 का माल 20 का बेच रहे हो, प्रॉफिट अच्छा खासा कमा पा रहे हो। लेकिन वहीं पे अगर आप 10 का माल 50 में बेच पा रहे हो, इसका मतलब आपके पास कुछ ज़्यादा ही अधिकार है। मतलब कस्टमर आपसे बहुत ज़्यादा सिंसियर है आपका प्रोडक्ट लेने के लिए। आप 10 का माल 50 में बेच रहे हो तो भी आपका प्रोडक्ट बिकता है, आप कमा पाते हो, तो आपके पास ज़्यादा मोनोपोली पावर है। यानी कहने का मतलब
आप जितना ज़्यादा अपने मार्जिनल कॉस्ट से ऊंचा प्राइस सेट कर सकें। बाय द वे ये जो गैप है ना, प्राइस माइनस एमसी, इस गैप को हम लोग बोलते हैं मार्कअप। मार्कअप, मार्कअप का मतलब होता है आप अपने एक्स्ट्रा जो कॉस्ट लग रहा है बनाने के लिए उसको, उससे कितना ऊंचा एक्स्ट्रा प्राइस आप चार्ज कर पा रहे हैं। मार्कअप कितना है आपका, जितना ज़्यादा आप प्राइस चार्ज कर पा रहे हैं आपका उतना ही ज़्यादा मोनोपोली अधिकार है। तो अगर कोई इंडस्ट्री में 0.5 उसका डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर है, लर्नर्स इंडेक्स का वैल्यू है, और फिर एक दूसरा इंडस्ट्री है जहाँ पे 0.8 है, तो उस इंडस्ट्री के अंदर मौजूद जो मोनोपोलिस्ट है, जो सेलर है, उसके पास मोनोपोली पावर ज़्यादा है। समझ पाए? तो लर्नर्स इंडेक्स यानी कि अगर मैं यहाँ पे नट शेल में एक बात को बताऊँ तो लर्नर्स इंडेक्स एक ऐसा वैल्यू है जो तुम्हारे मोनोपोली पावर को जज करता है। प्राइस माइनस एमसी बाई प्राइस, ये लर्नर्स इंडेक्स का फॉर्मूला है। ये तुम्हारे मोनोपोली पावर की कितना अधिकार है तुम्हारे पास कि तुम अपने मार्जिनल कॉस्ट से ऊंचा प्राइस सेट कर सकते हो, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो एक्सट्रीम केसेस लेना है। केस 1, सपोज प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए जो खर्चा लगा उतना ही तुम उस प्रोडक्ट का प्राइस सेट किए हो। तुम बोलोगे दीदी ये कैसे हो सकता है? वेल, तुम लोग ये मत सोचना दीदी तब तो नुकसान हो जाएगा कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने में 10 रुपये लगा और आपने दाम भी 10 रुपये सेट किया। तो भूल गए क्या कि इस 10 रुपये दाम में, इस 10 रुपये कॉस्ट में, कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग खर्चे में नॉर्मल प्रॉफिट का टुकड़ा जुड़ा हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है दीदी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला वीडियो देखे होते हैं सेम 1 में, तो ये सवाल नहीं होता। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है मिनिमम प्रॉफिट जो तुम अपने बिजनेस से उम्मीद करते हो, और हर बिजनेसमैन अपने कॉस्ट में वो उस मिनिमम प्रॉफिट को जोड़ कर चलता है। इकोनॉमिक कॉस्ट का कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये मत सोचने लग जाना कि इसमें बिल्कुल भी मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है या मेरा प्रॉफिट, इसमें ज़रा भी प्रॉफिट नहीं है। भैया इस मार्जिनल कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट का टुकड़ा शामिल है, ये बात जान के रखो। तो सपोज करो कि जो तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट है तुमने उसी के बराबर प्राइस सेट कर दिया, यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में 10 रुपये लगा, उस एक्स्ट्रा यूनिट को 10 रुपये में बेच दिया। तो लर्नर्स इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा? अगर प्राइस माइनस एमसी बाई पी होता है, तो अगर प्राइस और एमसी बराबर ही है तो मान लीजिए आप एमसी की जगह पी ही लिख दीजिए, दोनों बराबर है ना। तो ये कितना हो जाएगा? पी बाई पी माइनस पी ज़ीरो, ज़ीरो बाई एनीथिंग इज ज़ीरो, यानी लर्नर्स इंडेक्स का वैल्यू आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर लर्नर्स इंडेक्स का वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब है आपके पास कोई मोनोपोली पावर नहीं है, आपके पास बिल्कुल हैसियत नहीं है, आपके पास बिल्कुल पावर नहीं है कि आप अपने कॉस्ट से ऊंचा कोई दाम सेट कर सके। आपके कस्टमर तुरंत भाग जाते हैं। इसका मतलब सबसे एक्सट्रीम सिचुएशन है कि लर्नर्स इंडेक्स का वैल्यू 0 हो सकता है, और लर्नर्स इंडेक्स का वैल्यू 0 उस केस में होगा जहाँ पे आपके पास बिल्कुल भी मोनोपोली पावर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और तुम लोग अगर सोच रहे हो कि दीदी ये कभी होता भी होगा, किसी मार्केट स्ट्रक्चर में ये होता है क्या, तो लेट मी रिमाइंड यू, हाँ ये होता है परफेक्ट कंपटीशन में। और परफेक्ट कंपटीशन से ज़्यादा घबराना नहीं है, वैसे भी एक हाइपोथेटिकल मार्केट स्ट्रक्चर है। तुम बोलोगे दीदी है परफेक्ट कंपटीशन में कैसे हो सकता है? सो लेट मी शो द डायग्राम टू यू, जो कि तुम लोग ऑलरेडी मेरे साथ पढ़े हो लेकिन शायद ही ध्यान दिया होगा किसी ने। तुम लोग ऑलरेडी देखे हो कि अगर मैं MCMR का कर्व बनाऊँ तो ये MR कर्व था, यही प्राइस कर्व था, यही AR कर्व था परफेक्ट कंपटीशन में, ये MC कर्व था। MC और MR इस क्वांटिटी में बराबर हो जा रहे थे, है ना। अब मैं पूछूंगी इस पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए मार्जिनल कॉस्ट कितना है, तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व तक जाओ। और इस पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए प्राइस कितना है, तो प्राइस वाला कर्व तक जाओ। तो बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस दोनों सेम होते हैं, समझ रहे हो ना। इस क्वांटिटी पे हम लोग रुकेंगे। इस पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए मार्जिनल कॉस्ट कितना है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व के हिसाब से इतना है। और इस पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए प्राइस कितना है, तो इस क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस भी इतना है, तो प्राइस इक्वल्स टू MC होता है। ये एक परफेक्ट कंपटीशन में हम देख पाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में कोई मोनोपोली पावर ही नहीं होता। परफेक्ट कंपटीशन में आपके पास रत्ती भर का अधिकार नहीं है कि आप अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से एक्स्ट्रा दाम पे प्रोडक्ट को बेच पाओ। क्यों?
क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में आप कुछ ऐसा बेचते हो जो लाखों लोग और बेच रहे हैं, सेम टू सेम माल बेच रहे हैं, तो आप किस हक से कस्टमर से ज़्यादा प्राइस मांगोगे? और भी बहुत सारे रीज़न है। जब मैं कूर्नो इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे एक हिंट दूंगी, एक आएगा टॉपिक, डोंट वरी अबाउट दैट। वहाँ पे हिंट दूंगी कि ऐसा क्यों है कि मार्जिनल कॉस्ट पे बेचना पड़ रहा है, ठीक है, वहाँ पे एक हिंट दूंगी तुमको, ठीक है। तो लर्नर्स इंडेक्स का सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या होता है? 0, जहाँ पे कोई मोनोपोली पावर ही नहीं है। फिर केस 2 आता है, ये भी बहुत एक्सट्रीम है और ये तो बिल्कुल ही रियल लाइफ में नहीं देखने को मिलता, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट 0 हो जाता है। इसका मतलब समझे, एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने का खर्च ही नहीं है। यानी तुम जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो बिना खर्चे के ही प्रोड्यूस हो पा रहा है। तुम बोलोगे हैं ये कैसे पॉसिबल है? सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट कि कोई एक मेला लगा है और वहाँ पे बगल में ही एक कूलर है, ठीक है, और तुम क्या किए हो, तुम कुछ ऐसे प्लास्टिक के ग्लासेस खरीद ले हो, हालांकि उसमें भी खर्चा जा रहा है, बट अंडरस्टैंड मी, तुम उस कूलर में से पानी भर भर के सबको पानी पिला रहे हो और सब कोई तुमको 4-4 रुपये 5-5 रुपये पे कर रहा है। एक पल के लिए मान लो प्लास्टिक भी तुमने जो प्लास्टिक का जो तुमने ग्लास खरीदा है वो भी तुमको रोड पे कहीं मिला पड़ा था, तुमने वही इकट्ठा कर लिया है मान लो, तो टेक्निकली तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ नहीं लगा, बट फिर भी तुम 4-5 रुपये कमा पा रहे हो। दिस इज़ द आइडिया। तो मान लो बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन है कि मान लो मार्जिनल कॉस्ट 0 हो गया, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही 0 है। इन दैट केस अगर हम लोग लर्नर्स इंडेक्स का वैल्यू निकालें तो मार्जिनल कॉस्ट तो 0 है, तो प्राइस माइनस 0 बाई प्राइस, यानी कि P बाई P यानी कि 1। तो लर्नर्स इंडेक्स का वैल्यू 1 बताता है कि तुम्हारे पास हाईएस्ट डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर है। भाई तुमसे ज़्यादा शातिर और तुमसे ज़्यादा दिमाग वाला आदमी कौन होगा भाई, जो कि 0 का माल 5 रुपये में 10 रुपये में, यानी अगर तुम 0 का माल किसी भी दाम पे बेच रहे हो, इसका मतलब भैया तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा मोनोपोली पावर है। सो हाईएस्ट डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। इसका हालांकि मैं किसी मार्केट स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगी, ठीक है, ये बस थ्योरी में काम आता है, अदरवाइज रियल लाइफ में तो ऑफकोर्स ऐसा दिखता नहीं है। अब याद रखना, मैं इसको मिटा रही हूँ। डू यू अग्री कि इन एनी अदर सिचुएशन, केस 3, इन एनी अदर सिचुएशन या तो प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है या तो मार्जिनल कॉस्ट 0 है। इन एनी अदर सिचुएशन मार्जिनल कॉस्ट, किसी चीज़ को बनाने का खर्चा, वो तो पॉजिटिव ही होगा। कोई तुम एक्स्ट्रा यूनिट बना रहे हो, उस एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने का जो खर्च है वो नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो अगर मार्जिनल कॉस्ट पॉजिटिव है तो प्लीज़ लेट मी नो, लर्नर्स इंडेक्स इज प्राइस माइनस MC बाई प्राइस, ये है। अब किसी भी, प्लीज़ थोड़ा मैथमेटिक्स का ब्रेन लगाना होगा, किसी भी केस में ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगा। मार्जिनल कॉस्ट क्यों ही ना कोई एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने का खर्च 10, 20, 30, 100, 50, 1,500, 10,000, कुछ तो पॉजिटिव नंबर ही होगा। तुम तो कभी ऐसा बोलोगे नहीं कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए मेरे को -10 रुपीज़ लगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। तो तुम डेफिनेटली सोचो, तुम जब प्राइस में से, जो कि खुद एक पॉजिटिव नंबर होगा, किसी चीज़ का दाम तो पॉजिटिव में ही होता है, तुम जब प्राइस में से एक पॉजिटिव नंबर को माइनस करोगे तो डू यू नॉट रियलाइज़ कि न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा। मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख भी रही हूँ। न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में जब तुम प्राइस में से MC माइनस करोगे तो क्या होगा, तुमको नहीं लगता कि नीचे हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस लिख रहे हैं, नीचे हम सिर्फ P बिठा दे रहे हैं और ऊपर हम P में से कुछ एक नंबर माइनस करके बिठा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर जो है, ऊपर वाला वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटा हो जाएगा। और तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो आंसर हमेशा 1 से छोटा ही आता है। आंसर हमेशा 1 से छोटा आता है। लेट मी गिव अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। सपोज मार्जिनल कॉस्ट है 10 और प्राइस है 12, ठीक है। तो जब तुम लर्नर्स इंडेक्स निकालोगे तो तुम 12 में से 10 को माइनस करोगे और फिर 12 से डिवाइड कर दोगे, तो यानी 2/12 यानी 1/6। अब बिकॉज डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर में तो 1 है लेकिन डिनोमिनेटर में 6 है, इसलिए आंसर देखो जो भी आए 0 पॉइंट समथिंग आएगा।
इसका मतलब 1 से छोटा आएगा। यानी हम ये बॉटम लाइन कंक्लूजन ये देख सकते हैं, बिटा रही हो, हम ये बॉटम लाइन कंक्लूजन ये देख सकते हैं कि लर्नर्स इंडेक्स का जो वैल्यू है वो या तो 1 से छोटा होगा या फिर 1 के बराबर होगा। ये साइन का मतलब पता है ना, लर्नर्स इंडेक्स का वैल्यू या तो 1 से छोटा है, एक टाइम पे एक चीज़ देखो, या तो 1 से छोटा है, या तो 1 से बराबर है, या फिर 0 से बड़ा है, 0.8 0.5, या फिर 0 के बराबर है। इसको रीड करना सीख लो, एक टाइम पे एक चीज़ ढक लो। लर्नर्स इंडेक्स का वैल्यू 1 से छोटा या 1 के बराबर है, और लर्नर्स इंडेक्स का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर है। यानी कि लर्नर्स इंडेक्स का जो वैल्यू होगा वो 0 और 1 के बीच में कहीं होगा। 1 कब होगा? 1 तब होगा जब आपका मार्जिनल कॉस्ट ही 0 हो जाए, और 0 कब होगा? जब आपका प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो। इन एनी अदर केस ये वैल्यू इसी रेंज में होगा। ठीक है, तो लर्नर्स इंडेक्स डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर को दर्शाता है कि किसी भी मार्केट में जो बेचने वाला सेलर है उसके पास कितना अधिकार है अपने प्राइसेस को बढ़ा कर रखने का, कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने का अधिकार है। ठीक है, आई होप दिस यू अंडरस्टूड। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को एक और चीज़ बोलना है, एक और चीज़ बोलना है। अब वो क्या है? तो तुम्हारा MR, AR और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेवन में था, उसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें एक रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप का इलास्टिसिटी। ऑफ कोर्स इसमें से हर एक कंपोनेंट का मीनिंग तुमको पता होना चाहिए और ये याद भी होना चाहिए। अगले वीडियो में देखो कि इसका लिंक कहाँ दिखेगा ग्राफिकली। देखो MR इक्वल्स टू AR ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होता है। यानी मैं क्या बोल रही हूँ, MR जो होता है, MR बराबर होता है AR एवरेज रेवेन्यू इनटू 1 माइनस 1 बाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी। साथ के साथ हम लोग जानते ही हैं कि सिंस AR प्राइस के बराबर होता है, इसलिए सेम रिलेशनशिप को हम लोग लिख सकते हैं MR इक्वल्स टू प्राइस 1 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी। यानी दोनों रिलेशनशिप में कोई अलग अलग बात नहीं है। ये जो बोल रहा है ये वही बोल रहा है, बस इसमें क्या किया, हम लोग जानते ही हैं कि एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस के बराबर आता है, तो हम लोग एवरेज रेवेन्यू की जगह प्राइस लिख रहे हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया? ये लिख लो ज़रा, ये रिलेशनशिप याद रखोगे, आगे काम आएगा। अब अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं। इमेजिन करो कि सपोज, तो मैं यहाँ पे एक छोटा फॉर्म में फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, MR इक्वल्स टू AR ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है जी, सुनो, इमेजिन करो एक पल के लिए कि प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू, मतलब ये मान लो केस 1 कर रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो फिर MR का वैल्यू कितना होगा बोलो तो, पुट करके देखते हैं। हम लोग जानते हैं MR इक्वल्स टू AR इंटू 1 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, और वो तो दिया हुआ है 1, तो वही डाल देते हैं। यानी AR 1 माइनस 1 यानी AR इंटू 0। इसका मतलब मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया, 0 हो गया। यानी हम ये समझ पा रहे हैं कि जब प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 होता है तब मार्जिनल रेवेन्यू का वैल्यू 0 होता है। अगेन ये इंपॉर्टेंट है, आगे वाले क्लास में समझ में आएगा। ठीक है, फिर आ जाओ नंबर 2 केस, जहाँ पे मान लो प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर या वैल्यू इन्फिनिटी के इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट बराबर है इन्फिनिटी के, तो इन्फिनिटी जैसा कुछ है। ठीक है जी, तो AR 1 माइनस, अब इन्फिनिटी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई इन्फिनिटी। एंड तुमको पता होना चाहिए इन्फिनिटी मतलब क्या, कि बहुत बड़ा नंबर। अब 1 को किसी बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर दो, तो मान लो 1 को 1000 से डिवाइड कर दो तो 0.001 ऐसा कुछ आएगा। अब मान लो ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो बहुत बड़ा है, तो आंसर बहुत ही छोटा आएगा,
1 को जब बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर लगभग 0 आएगा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं 1/∞ का आंसर लगभग 0 ही है। 1/∞ इज लगभग इक्वल टू 0। तो AR 1 - 0 इज 1 ओनली, तो MR इक्वल्स टू AR हो गया या फिर MR इक्वल्स टू प्राइस हो गया। तो अगर इलास्टिसिटी का वैल्यू इन्फिनिटी है तो MR का जो वैल्यू है वो AR के बराबर या फिर प्राइस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि AR और प्राइस तो सेम ही होते हैं। ठीक है जी, ये केस 2 हुआ। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट केस 3। इमेजिन करो प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। अब मुझे पता है 1 से बड़ा तो दीदी 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 हो सकता है, 1000 हो सकता है। चलो मैं एक वैल्यू ले लेती हूँ, मान लो सपोज़ 1 से बड़ा बोला है ना, तो 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, सपोज़ 2 है। 1 से बड़ा बोला है, कोई भी हो सकता है, 2 ले लिया। कैलकुलेट करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी, ध्यान देना यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिया है, मतलब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू एब्सोल्यूट सेंस में 1 से बड़ा है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू में 2 ले रही हूँ। एब्सोल्यूट क्यों ले रही हूँ तुम जानते हो, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर हमेशा नेगेटिव होता है, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग मॉड्यूलस लेते हैं। MR इक्वल्स टू AR। अच्छा ये बताओ तो LCM लेंगे तो क्या होगा, 2। 2 डिवाइडेड बाई 1 इज़ 2, 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 1, 1 इंटू 1 इज़ 1, 2 माइनस 1 इज़ 1, 1/2। तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा कि MR का वैल्यू क्या आया है। तुम बोलो कि AR/2 हो जाएगा ना, AR इंटू 1 इज़ AR, AR/2। मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू तो मैंने सपोज किया है, मुझे इससे मतलब नहीं है। बट इतना गारंटी है कि AR इंटू समथिंग पॉजिटिव हो रहा है, कुछ प्लस में नंबर आया ना, तो ये जो वैल्यू आएगा जो भी आए वो पॉजिटिव ही आएगा, यानी 0 से बड़ा आएगा। MR का वैल्यू जो भी आए पॉजिटिव आएगा। तो जब प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो MR का वैल्यू जो भी आए 0 से बड़ा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब आ जाओ केस 4। इमेजिन करो प्राइस इलास्टिसिटी का जो आंसर है वो है तुम्हारा लेस देन 1। ठीक है, तो अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगेन कैलकुलेट करते हैं। लेस देन 1 बोला ना, तो कुछ भी इमेजिन करता है, 1 से छोटा कुछ भी। तो मान लो सपोज कि प्राइस इलास्टिसिटी का एब्सोल्यूट वैल्यू हाफ है। लेस देन 1 बोला है तो हाफ ले लेते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हो तुम्हारा मन, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू बोला है ना, तो एब्सोल्यूट यानी कि पॉजिटिव ही लेना है, लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए, तो मैंने हाफ ले लिया है। तो MR इक्वल्स टू AR 1 माइनस 1 बाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी, और वो है हाफ, तो मैं हाफ डाल देती हूँ। इसको अगर हम लोग ऊपर लेके जाएं तो घूम जाएगा, तो ये 1/2 है, वहाँ पे 2/1 हो जाएगा, और यानी कि जब तुम 1 इंटू 2/1 करोगे, यानी ऊपर जो लिखा है 1 इंटू ये जो ऊपर गया तो 2/1, और दिस इज गोइंग टू बी 2, यानी AR का आंसर AR इंटू -1। आई डोंट केयर अबाउट द वैल्यू, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि AR इंटू समथिंग नेगेटिव, इसका मतलब MR का वैल्यू नेगेटिव आएगा, 0 से छोटा। तो जब प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो MR का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, 0 से छोटा। ये इंपॉर्टेंट बात है। लास्ट नंबर 5 है कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर 0 हो गया तो MR इक्वल्स टू AR 1/1 माइनस 1/0, एंड 1/0 मीन्स व्हाट, 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। भाई किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी में से 1 हटा लिया या इन्फिनिटी में से कुछ भी तुम यहाँ पे छेड़छाड़ किए तो वो इन्फिनिटी ही रह जाता है। एंड दैट्स वाई बस जब AR इंटू मतलब इन्फिनिटी के साथ कोई भी छेड़छाड़ है तो वो इन्फिनिटी क्यों दीदी। भैया एक बूंद, एक सागर है, एक सागर, उसमें से तुम एक बूंद निकाल लो या उसमें एक बूंद डाल दो पानी का, कोई फ़र्क पड़ेगा उस सागर पे? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इन्फिनिटी के साथ हम एडजस्टमेंट करते हैं तो वो इन्फिनिटी ही रह जाता है। तो MR इक्वल्स टू AR इंटू इन्फिनिटी,
एंड ए आर इंटू इन्फिनिटी, कोई भी नंबर इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इन्फिनिटी ही हो जाता है। तो एम आर का वैल्यू इन्फिनिटी के इक्विवेलेंट आ जाता है। ये बहुत काम आएगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो बॉटम लाइन कंक्लूजन क्या है, पहले लिख लो। तुमको क्या याद रखना है, कंक्लूजन अगर देखना है, कंक्लूजन हमारा ये निकल के आया, क्या निकल के आया कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर 1 है तो एम आर का आंसर 0 होगा। अगर प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर इन्फिनिटी है तो फिर क्या आ रहा था आंसर, इसका आंसर ए आर इक्वल्स टू प्राइस आ रहा था। अगर प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर 0 है तो एम आर इन्फिनिटी जैसा आया। अगर प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर ग्रेटर देन 1 है तो एम आर पॉजिटिव आया। और अगर प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर लेस देन 1 है तो आंसर नेगेटिव आया। दिस इज समथिंग यू शुड रिमेंबर, नेक्स्ट डे काम आएगा, ठीक है। चलो बाय।